प्रीवियस लेक्चर तक हमने एक देख लिया था स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, जो कि हमने देखा कि कोई किसी भी कंपनी की एबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है टू परफॉर्म एंड प्रॉस्पर। एंड देन हमने पूरा तरीका पढ़ा कि वो किस तरीके से डेवलप होती है। पहला होता है कि आपके पास वो रिसोर्सेस मौजूद है जो कि आपको सपोर्ट करें, फिर उन रिसोर्सेस को चलाने आना, कॉम्पिटेंस आपके पास मौजूद है, फिर वो प्रोसेस एंड एक्टिविटीज जिसको आप वेल परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज डिलीवरी मैकेनिज्म, और उसकी वजह से आपके पास आ जाता है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और ये सारी चीजें मिलके हमारी एक ताकत बनाती हैं जिसको हम अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी कहते हैं। और कुछ बिजनेसेस की डेफिनेटली ये कैपेबिलिटी वीक होती है, पुअर होती है, जिस वजह से उसको कुचल दिया जाता है। लाइक बाकी जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, इंडस्ट्री के बाकी सप्लायर्स हैं, वो हमसे जीत जाते हैं और हम आगे नहीं आ पाते। तो लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर ऑनलाइन लेक्चर डिलीवरी देखा जाए कि जैसे ही कोविड के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस की तरफ मूव हुए, तो देयर आर वेरी फ्यू हु आउट परफॉर्म्ड, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी उस पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया। तो प्रोबेबली उनके पास वैसे कैमरास, वैसे माइक्स, वैसे स्टूडियोज, वैसे डिवाइसेस मौजूद हैं कि वो अपने लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रॉपर कर सके, वैसे टीचर्स मौजूद हैं जिनको वो रिसोर्सेज चलाने भी आते हैं और जिनको लेक्चर डिलीवर करना भी आता है। फिर उनकी वो कॉम्पिटेंस कि किस तरीके से वो लाइव लेक्चर्स के थ्रू भी जा सकते हैं, और रिकॉर्डेड एलएमएस भी है, और उस एलएमएस से वीडियो डाउनलोड भी नहीं हो सकती, फ्री में किसी से शेयर भी नहीं हो सकती। तो ये सब चीजें मिलके और अल्टीमेटली फिर आपकी प्राइसिंग पैकेजेस, स्टूडेंट की क्यूरी हैंडल करना, स्टूडेंट की क्वेश्चन रिजॉल्व करना, स्टूडेंट की टेस्टिंग करना, ये सब चीजें अगर हम एक परफेक्ट मैनर में दे पा रहे हैं तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल हो जाता है। उसके अलावा हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड्स में हमने 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स पढ़े, जिसमें हमारे लिए बहुत जरूरी था कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा होना चाहिए, दूसरा प्लेस, तीसरा प्राइस, एंड चौथा प्रमोशन। आज हम फर्दर इंटरनल एनालिसिस की तरफ आते हैं और डिस्कस करते हैं टॉपिक ऑफ बेंचमार्किंग। वैसे एक छोटा सा टॉपिक इससे पहले भी है, दैट इज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, लेकिन वो इन डिटेल में आपको समझा दूंगा क्योंकि है छोटा सा, लेकिन ज्यादा बोरिंग हो जाएगा क्योंकि उसकी क्वेश्चन पे एप्लीकेशन नहीं होती है। सो अभी हम डिस्कस करते हैं विद बेंचमार्किंग। एनी आइडिया व्हाट इज बेंचमार्किंग? एक स्टैंडर्ड को आप देख के उसके ऊपर सबको रेट करें। एक स्टैंडर्ड, हम बेंचमार्किंग कहते हैं दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस। कभी इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है कि मुझे कुछ बनना है, तो हम उसको पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनना है। तो कुछ लोगों के फाइनेंशियल गोल्स होते हैं कि गाड़ी बंगला मेरा अपना होगा, कुछ लोगों के सोशल स्टेटस के हवाले से होते हैं कि मैं बड़ा ऑफिसर बनूंगा, मैं डीआईजी आईजी बनूंगा, मैं कमीशन ऑफिसर होऊंगा, मैं जज बनूंगा। कुछ लोग रिलीजियस साइड पे जाते हैं कि कुछ नहीं करना है, मुझे बस अपनी आखिरत सुधारनी। बहरहाल उनके लिए बेसिकली क्या होता है कि वो अगर कुछ बनना चाहते हैं तो किसी को अपना रोल मॉडल बनाते हैं। और हम बचपन से अक्सर बच्चों को बोलते थे कि आपका रोल मॉडल कौन है। तो रोल मॉडल का मकसद कि किसको आप समझते हैं कि उसकी जिंदगी आपके लिए मशाल राह है, कि जैसी उनकी जिंदगी है मैं भी वैसे गुजारूंगा। तो हम फॉर सेक ऑफ मोटिवेशन किसी की लाइफ को बेस्ट प्रैक्टिस समझते हैं और हम चाहते हैं कि हम भी वैसी ही प्रैक्टिस करें। बिजनेसेस भी अपने
प्रोसेसेस को इंप्रूव करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज को इंप्रूव करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ्स डेवलप करने के लिए वो किसी एक चीज को टारगेट बनाते हैं। तो ये जो बेस्ट प्रैक्टिस है किसी और की, ये हमारे लिए बन जाएगा स्टैंडर्ड, एंड वी हैव टू फॉलो, कॉपी या इवन एक्सीड। फेयर? सो दिस इज व्हाट वी रेफर एज बेंचमार्किंग। चैप्टर पे आएंगे। Right? Benchmarking is a process of comparing one's own performance against the performance of someone else, preferably the performance of the। तो होता है ना कि क्लास में कोई बच्चा अपने आप को कभी टॉपर से कंपेयर कर रहा होता है कि वही क्यों हर बार सीआर बनता है, यही क्यों हर बार मॉनिटर बन जाती है, इसी के हमेशा क्यों टॉप मार्क्स आते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको टारगेट बनाते हैं कि अगले एग्जाम में मुझे इससे बेहतर मार्क्स देंगे, और कुछ होते हैं जो बैंक बेंचर्स को टारगेट करते हैं। रिजल्ट बताते पड़े ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। तो व्हाई आर यू कोटिंग दोज हु फेल्ड? तो कंपनीज किसी दूसरे की परफॉर्मेंस को एज अ बेस्ट प्रैक्टिस कंसिडर करती है और खुद अपनी परफॉर्मेंस को उससे कंपेयर करने लग जाती है। सो भाई ब्रांच में बैठा था बैंक में, तो मीटिंग चल रही थी उनकी कोई, तो उन्होंने बैंक में चला दी, मैं भी सुन रहा था। तो वो एक ब्रांच मैनेजर को हेड ऑफिस से थोड़ी कुटाई लगा रहे थे कि तुम्हारी ब्रांच में डिपॉजिट्स क्यों नहीं। तो लास्ट ईयर तुम्हारे पास 650 मिलियन की डिपॉजिट थे, अभी भी 650 मिलियन पड़े, तो तुम्हारा ध्यान नहीं है ब्रांच के ऊपर। तो वो कहने लगा सर आप अगर मेरे एरिया की सारी ब्रांचेस से मेरी परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो मेरे पास डिपॉजिट ज्यादा है। लेकिन वो कह रहा है कभी कभी हमारी भी सुन लिया करो भाई, मैं बोल रहा हूं ना। उसको एक प्रेशर डाला जा रहा था, और जाओ कस्टमर्स के पास डिपॉजिट्स लो, क्योंकि बैंक्स को अल्टीमेटली डिपॉजिट्स चाहिए होते हैं। तो वो उसको कंपेयर कर रहा था कि तुम्हारी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस वर्सेस इस ईयर की परफॉर्मेंस, जबकि वो मैनेजर सामने से ये कह रहा था कि इस साल हालात वैसे नहीं है। तो आप अगर बाकी ब्रांचेस की परफॉर्मेंस को मेरी डिपॉजिट की ब्रांच से कंपेयर करें तो मैं बेहतर हूं। तो डिपेंड करता है कि आपने बेंचमार्क कंपेयर किससे कर रहे हैं। पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ बेंचमार्किंग इज टू आइडेंटिफाई डिफरेंसेस बिटवीन वंस परफॉर्मेंस and the performance of the selected benchmark, where these differences are significant. Methods of closing the gap and raising performance can be considered. One way of improving performance might be to copy the practices of the ideal or benchmark. तो कभी अगर कोई एक बंदा हमें रीजन देता है कि ये प्रॉब्लम था, रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा थी, इस वजह से मैं लेट हुआ, या तो बाय कर लो कि ठीक है भाई लेट हो गया। लेकिन अगर आप कहते हो कि फला फला लोग भी तो इसी एरिया से आए हैं, उनके लिए ट्रैफिक जैम नहीं है, तुम्हारे लिए ट्रैफिक जैम है, तो हम क्या कंपेयर करेंगे? जब बाकी कर पा रहे हैं तो आपसे क्यों नहीं हो रहा? हाँ, अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो कि क्लास में किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, अगर उन्हें बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, ओ लेवल्स के एग्जाम दिए हैं, और क्लास के सारे बच्चे ही पुअर ग्रेड्स ले रहे हैं, तो हम कहीं मान लें कि मसला टीचर में हो सकता है, क्यूरिकुलम में हो सकता है। लेकिन अगर बाकी बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं तो ले दे के आप ही क्यों? इसको हम कहते हैं कंपेयर। तो कंपेयर करने का मेन मकसद दूसरों पे तनकीद करना नहीं होता, अपनी इस्लाह होता है कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। सो दिस इज द पर्पस इन स्ट्रेटेजिक position analysis. Benchmarking is useful because it provides an assessment of how well or badly an entity is performing in comparison with its competitors. बड़ा आसान हो गया कि जब बाकियों की सेल्स हैं, बाकियों के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बिक रहे? तो अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि इस बार इकोनॉमी वैसी नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है, तो वो मसला तो उनके लिए भी है ना।
अगर बाकी लोग अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर बाकी नेटवर्क्स की सिग्नल्स की कवरेज अच्छी है, बेसमेंट में उनके सिग्नल्स आ रहे हैं, उनका इंटरनेट अच्छा चल रहा है, उनकी कॉल्स ड्रॉप नहीं हो रही हैं, तो आप क्यों बार बार ये कोट कर रहे हो क्योंकि फाइबर ऑप्टिक कट गई है ना समंदर से, इस वजह से नेट स्लो है। तो कस्टमर बोलेगा मेरे पास दूसरी सिम पड़ी है, उसका नेट सही चल रहा है, तुम्हारे ही नेट में मसला है। तो कंपैरिजन इस्लाह के लिए होती है। और जब अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखेंगे कि हु इज बीइंग कंसीडर्ड बेस्ट इन क्लास, कि बैंकिंग में कौन सी बैंक को बेस्ट बैंक का अवार्ड मिल रहा है बार बार, और हम क्यों नहीं आ पा रहे उस लेवल पे, तो हम अपने बिजनेस को, अगर एक रेस्टोरेंट है तो बाकी रेस्टोरेंट्स के मुकाबले में हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, और क्यों कस्टमर हमें बाद में रख रहा है। बात जगहों पे देखते हैं, मिसाल एक डेयरी बिजनेस है, एक शॉप है जहां से हम दूध खरीद रहे हैं, उसके बराबर में 3-4 और दुकानें वो खाली पड़ी होती हैं और इस डेयरी पे रश लगा हुआ है। कभी आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो तो यहां पे बैठने की जगह नहीं है, उसी के बराबर में वही कढ़ाई हंडी बेचने वाला दूसरा बिजनेस है, बंदा ही नहीं है। तो आपको यह सोचना चाहिए कि उसके पास ऐसा क्या है। तो अगर कोई सुपर स्टोर है जो कि बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स बेच रहा है और मैं इतनी सस्ती प्राइसेस नहीं कर पा रहा, तो कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखेंगे कि हम अपनी पोजीशन में इतना वीक क्यों है। मेथड्स क्या क्या होते हैं? देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ बेंचमार्किंग। एक है इंटरनल, दूसरी है ऑपरेशनल, तीसरी है कंपेटिटिव और चौथी है कस्टमर बेंचमार्किंग। ये समझाता हूं मैं आपको। पहला आ गई इंटरनल बेंचमार्किंग। वर्ड क्या है? इंटरनल बेंचमार्किंग। इंटरनल का मकसद क्या हो गया कि अगर हेड ऑफिस के पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो लेट्स से एक यूनिवर्सिटी है, उसके 17 कैंपस हैं नेशन वाइड। वो अगर किसी एक कैंपस की परफॉर्मेंस को किसी दूसरे कैंपस के स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस से कंपेयर करे, तो दिस इज व्हाट वी रेफर एज इंटरनल बेंचमार्किंग। डेटा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है हमारा ही कर। तो अगर मैं ये देखना चाहूं कि मेरे हैदराबाद कैंपस में कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं बीबीए में, बीएसएफ में, एमबीए में, कंप्यूटर साइंस में, बीएस आईटी में, तो डेटा आराम से मिल जाएगा। फिर अक्सर होता है एक कैंपस से दूसरे कैंपस शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो अगर मेरा स्कूल है जिसकी नेशन वाइड या प्रोविंस वाइड 40 कैंपसेस हैं, ब्रांचेस हैं, तो मैं हर एक ब्रांच की परफॉर्मेंस चेक कर सकता हूं एंड आई कैन कैटेगराइज सम ब्रांच टू बी बेस्ट इन क्लास। बेस्ट ब्रांच केपीआईज आपकी अलग होगी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर यू क्लासिफाइंग अ ब्रांच एज बेस्ट, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल? क्या फाइनेंशियल नंबर्स पे देख रहे हो? क्या नंबर ऑफ एडमिशंस के बेसिस पे देख रहे हैं? क्या एग्जाम सक्सेस पे बेसिस पे देख रहे हैं? क्या पेरेंट की सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे देख रहे हैं? तो वो केपीआईज अलग हो सकते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, लेकिन हम एक ब्रांच की परफॉर्मेंस को दूसरी ब्रांच की परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे। इसको इंटरनल बेंचमार्किंग कहा जाता है एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बेंचमार्किंग टू हैव डेटा इन हैंड। अगर सामने वाला मुझे डेटा ही नहीं दे रहा, मैं उसका डेटा निकाल ही नहीं पा रहा, तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा? तो एक हो गया इंटरनल बेंचमार्किंग। एन एंटिटी माइट कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ यूनिट्स within the organization with the best performing unit. For example, an organization with 30 branches might compare the performance of 29 of the branches with the best performing branch. Very easy. तो जो सुपर स्टोर का आउटलेट सबसे ज्यादा सेल्स कर पा रहा है और बाकी जितने आउटलेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस सेल्स कंपैरेटिवली लो है, We need to evaluate कि आप क्यों कम हो, आप इस लेवल पे क्यों नहीं आ सकते। दूसरा ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। ये बहुत अच्छी बेंचमार्किंग है और बड़ी काम की बेंचमार्किंग है। So this is what we are referring as
benchmarking. Let's assume मेरी ब्रांच में बहुत सारे कस्टमर्स कोई सेकंड्स की गैप से एंटर होते हैं और मैंने इन तमाम कस्टमर्स को काउंटर पे हैंडल करना है। तो जब इतने सारे कस्टमर्स आए तो मैंने देखा धक्कम पे हो गई। मैं पहले आया था, मेरी लाइन पे क्यों खड़े हो गए, या मैं खड़ा था। तो आए रोज मेरी ब्रांच में फटा है इस बात पे कि पहले कौन आया था। अब मैं चाहता हूं कि मेरी फ्रेंचाइज पे अगर सिम निकलवाने के लिए कोई लोग आए हैं, कोई पैकेज करवाने के लिए कोई लोग आए हैं, किसी के मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे हैं, और मेरी एक यूफोन की फ्रेंचाइज है, जोंग की फ्रेंचाइज है, लेकिन आए रोज एक जनरल वॉक इन कस्टमर है, वो आके किसी ना किसी से लड़ पड़ता है। मैं चाहता हूं कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीबडी शुड नो कि एक प्रोसेस है और पहले नंबर किसका आएगा, तो पहले आप नंबर असाइन करो। मैंने देखा है बैंक में भी तो इतने सारे कस्टमर्स आते हैं पानी का बिल जमा करवाने, कोई बिजली का बिल जमा करवाने, कोई पैसे निकलवाने, कोई पैसे डिपॉजिट करवाने, कोई चेक। बैंक वाले कैसे करते हैं? अगर मैं बैंक से डेटा मांगू, क्या बैंक माइंड करेगा सर? अगर एक बैंक दूसरे बैंक से पूछे क्या कैसे करते हो, तो मैं क्यों बताऊं? सो इफ आई हैव डिवाइस समथिंग वेरी स्पेशल, कोई अगर मेरे एक स्कूल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं मिसाल के तौर पे, कि हर बार जैसे ही कैम्ब्रिज के रिजल्ट्स हैं और मेरे बच्चे सबसे ज्यादा ए स्टार में आ रहे हैं, और कोई दूसरा स्कूल आके मुझसे ये जानना चाहते हैं कैसे पढ़ाते हो, प्रैक्टिस कहां से करवाते हो, क्लासेस कैसे लेते हो, टीचर्स कौन कौन से पढ़ाते हैं तुम्हारे पास, तो क्या मैं बताऊं उसको? तो कॉम्पिटिटर कभी भी अपने कॉम्पिटिटर से डेटा शेयर नहीं करेगा। और मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं भी सुधारना चाह रहा हूं। अक्सर लोग के पास आजकल भी ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, बिजनेस प्लान नहीं है। फिर कोई किसी के पास जाएगा शोरूम पे, यार तुम शोरूम चला रहे हो, मैं भी सोच रहा हूं शोरूम खोलूं। तुम्हारी बैटरीज की दुकान है, मैं भी सोच रहा हूं कि बैटरी की दुकान खोलूं। तो वो उसके पास जाता है, चाय पीता है और पूछता है भला बैटरी कहां से खरीदी जाती है, कितने की मिलती है, मार्जिन कितना है, सेल कितनी होती है। तो क्या वो जो बैटरी शॉप ओनर है वो सारी चीजें सही बता दे? वो बोलेगा पागल हो, अपना कॉम्पिटिटर क्रिएट करो। और फिर आखिर में पूछ रहा है यहाँ अरेब कोई दुकान मिलेगी? वो बोलेगा ये हाँ, सारी चीज मैं बताऊं, वेंडर्स भी मैं दूं, कैपिटल तुम्हारे पास है, और अपने बगल में एक दुकान ले दूं कि तुम मेरे ही कस्टमर काटने लग जाओ। लेकिन अगर कोई डिफरेंट इंडस्ट्री का सप्लायर है, तो जोंग की फ्रेंचाइज है ना, क्या वो जोंग मीजान बैंक से कंपीट कर रहे हैं? नहीं। अब वो सीखना चाह रहा है कि जो क्यू मैनेजमेंट है वो आप कैसे करते हो। एंड दे ऑब्जर्व कि देयर गॉट अ मशीन। जैसे आप जाओगे तो वो मशीन आपको मल्टीपल ऑप्शंस देगी कि आपको कैश विड्रॉ करना है, कैश डिपॉजिट करना है, चेक पास करवाना है, कोई यूटिलिटी बिल है। वो उसको क्लिक करेगा, उसको एक टोकन नंबर मिल जाएगा और वो टोकन नंबर लेके वेट करेगा। अब जैसे ही वो काउंटर पे जाएगा तो काउंटर वाला बंदा टेलर उसको बोलेगा पहले टोकन नंबर दिखाओ कि मेरे पास तो नंबर 31 आया, तुम्हारा नंबर कौन सा है? अगर 31 ही है तो उसको पास कर देगा, नहीं तो बोलेगा सर आप वेट करें, अभी किसी और का नंबर है। वेरी सिंपल। क्लियर? ऑपरेशनल बेंचमार्किंग में कोई एक बिजनेस किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कैसे हैंडल करता है, तो अगर कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट केएफसी में से पूछना चाहे जाके क्या तुम इतना जल्दी कैसे बना देते हो, तो वो तो उसको नहीं बताना पसंद करेगा। लेकिन अगर वैसी ही एक्टिविटी किसी और ने हैंडल करनी है तो ये अक्सर आपस में क्या करते हैं, एक एमओयू सॉर्ट ऑफ एक एग्रीमेंट करते हैं कि जो मेरे पास चीजें अच्छी जा रही हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं, और जो आपके पास चीजें अच्छी चल रही है वो आप मुझसे शेयर करें। Then how do you perform a particular process so that we can improve? क्लियर होगी बात? इसको हम कहते हैं
ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। रीड कर लेते हैं। एन एंटिटी might compare the performance of a particular operation with the performance of similar operation in a different business industry, sorry. For example, a book publishing company might compare its order handling, warehousing and dispatch systems with the similar system of company in a different industry that has a reputation for excellence. So for example, a company in a clothing manufacturing industry. तो मैंने बुक्स पब्लिश करने हैं और आप क्लोथिंग बिजनेस में हो, तो हाउ डू यू टेक द ऑर्डर? वेयरहाउसिंग कैसे करते हैं, डिस्पैचिंग कैसे करते हैं, पैकिंग कैसे करते हैं? अगर आप मुझे बताएंगे तो आपका क्या बुरा होगा? मैं आपका कस्टमर तो नहीं खा सकता ना, मैं तो टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। फिर तो इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। उसके अलावा वी हैव गॉट कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। ये भी बड़ी अच्छी बेंचमार्किंग है। ऑपरेशन समझ में आ गया? इस बेंचमार्किंग को रिवर्स इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीद के उसको खोल दोगे। चल, किसी कॉम्पिटिटर ने गाड़ी बनाई है और उसमें टेक्नोलॉजी दी है एंटी कोलिजन, यानी ये गाड़ी का एक्सीडेंट ही नहीं हो सकता। और बाकायदा उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि उन्होंने सेंसर्स लगाए हुए कि जैसे ही सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन फिट के रेडियस में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो गाड़ी को आप जान के हिट भी करना चाहे ना, गाड़ी मूव ही नहीं करेगी। अब हम दूसरा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, हम कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा फीचर है, गेम चेंजर है। कैसे किया उन्होंने? अब मैं अगर उससे पूछूं कि यार कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, तारे कौन सी कनेक्ट की, सर्किट कौन सा लगाया है, सेंसर कहां से लाए, ब्रेक से कैसे कनेक्ट किया, बोले हाँ आ जाओ बताओ। इसके बरक्स हम क्या करेंगे कि उसका एक प्रोडक्ट बाय कर लेंगे, उसकी गाड़ी बुक करवा के खरीद लेंगे और अपने इंजीनियर से उस पूरी गाड़ी को खुलवा देंगे। एंड वील सी कि सेंसर कैसे काम कर रहा है, ये किस तरीके से ब्रेकिंग सिस्टम से कनेक्टेड है, इंजन कंप्यूटराइज्ड है और इस फंक्शन को कैसे इनेबल किया जा सकता है, कैसे डिसेबल किया जा सकता है। दिस इज व्हाट वी रेफर एज कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। बैंकिंग में हर तरह का कस्टमर बैंक में आता है, ब्रांच में आता है। एक होता है अकाउंट होल्डर। मिसाल मेरा HBL में अगर अकाउंट है या मीजान में अकाउंट है और मैं बाकायदा आपके पास कोई करोड़ रुपए से ज्यादा का बैलेंस रखता हूं और आज मुझे 2 लाख रुपए विड्रॉ करने हैं या 5 लाख रुपए डिपॉजिट करने हैं, मैं आ गया आपकी ब्रांच में। जैसे ही मैं ब्रांच में एंटर हुआ तो मेरे जगह तो रश लगा हुआ है और मुझे गार्ड ने कहा सर ये मशीन है, टोकन मशीन, आप इसमें से जो चीज करना चाहते हैं उसको क्लिक करें। तो मैंने कैश डिपॉजिट को क्लिक किया, पर्ची आ गई, मिसाल के तौर पे मेरा नंबर आ गया 93 और अभी जाके मैंने देखा है तो 50 चल रहा है, 60 चल रहा है। अब मैं सोचने लगा कि ये सब लोग क्यों आए, और मैं देख रहा हूं हर किसी के हाथ में बिजली का बिल और गैस का बिल और पानी का बिल। कहीं मुझे ये ख्याल आता है कि ये सब मीजान के कस्टमर्स तो नहीं लग रहे, ये तो ऐसे वॉक इन आ गए। क्या मैं इन सबको खुद से पहले जाने दूं? मुनासिब तो नहीं है, क्योंकि मैं तो कस्टमर हूं आपका। जिस तरह कुछ एटीएम्स में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे निकलते हैं, तो अक्सर देहाती खवातीन रश लगा के बैठी होती हैं। अगर मैं उस ही एटीएम पे जाता हूं और मैं उस एटीएम का, उस बैंक का अकाउंट होल्डर हूं, क्या मैं इन सब के पीछे लगूंगा?
अब मुझे होती है अपनी ब्रांच से नाराजगी, क्या मुझे भी इनके साथ खड़ा कर दिया? और चलो कोई हल्का कस्टमर होगा, कोई एवरेज कस्टमर होगा, मैं तो आपका प्रीमियम कस्टमर हूं। लेकिन बैंक कहते हैं सर क्या करें, टोकन सिस्टम है। तो कभी कभार क्या कहता है, मैनेजर कहता है सर आप आ जाओ, आप मेरे पास आके बैठे चाय पिए। फिर वो अपने टेबल से एक डिपॉजिट स्लिप बनाता है और कैशियर के पास भेजता है। जब कैशियर किसी और से पैसे लेके जमा करवाता है ना, सामने खड़ी हुई पार्टी, सामने खड़ा हुआ कस्टमर चीखना शुरू कर देता है। ये क्या तरीका है? हम यहां आधे घंटे से ख्वार हो रहे हैं, ऐसे ही तुम ये पीछे से दूसरों के पैसे लेके जमा कर रहे हो। ओके, होता है, वो बात भी सही कर रहा है। क्या नंबर मेरा है तो ये कहां से पैसे लाए? अब इस मसले को कैसे डील किया जाए? मीजान बैंक ने बहुत जबरदस्त काम किया इसमें। उन्होंने क्या किया है, एंट्री पे एक मशीन रख दी। वो मशीन टोकन ऐसे टच करने पे नहीं जनरेट है, वो आपको कहेगी कि आप कार्ड डालें इसमें। अगर आपके पास मीजान बैंक का कार्ड है, नहीं तो किसी और बैंक का कार्ड है, नहीं तो अपना शनाख्ती कार्ड मशीन पर रखें और अपना काम बताएं, आपको एक टोकन नंबर दें। और इनकी जो नंबरिंग होती है वो अल्फा न्यूमेरिकल होती है। तो एक डिजिट एक अल्फाबेट होगा और 2 या 3 नंबर्स होंगे। ठीक, मिसाल के तौर पे नंबर चल रहा है C093 और मैं एक प्रीमियम कस्टमर हूं, मेरे पास प्रीमियम कार्ड है मीजान का। जैसे मैं वो कार्ड लगाऊंगा, टोकन निकालूंगा, मेरा नंबर P021015 कुछ भी जनरेट होगा। मुझे कहीं बैठने की जरूरत ही नहीं है। उस स्क्रीन पे जो अगला नंबर आएगा ना, वो मेरा आएगा। तो अगर मुझसे पहले 30-35 कस्टमर्स वेट भी कर रहे हैं तो वो वेट करते रहेंगे। अच्छा, इस बात पे कोई फाइट भी नहीं कर सकता, भाई टोकन नंबर मेरा है। तो मीजान बैंक ने क्या इंश्योर किया कि जो हमारा प्रीमियम कस्टमर है उसको सबसे पहले हम डील करेंगे, और अगर थोड़ा मुनासिब कस्टमर है तो उसको 3-4 नंबर का वेट करवा लेंगे। और अगर कोई शनाख्ती कार्ड लगा के आया है तो वो और पीछे जाएगा, क्योंकि वो अगर छोड़ के चला गया कहीं और ब्रांच में भी ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कम से कम मैं अपने कस्टमर को तो नाराज नहीं करूंगा ना, जिसका अकाउंट है मेरे पास। ठीक, अब बाकी ब्रांचेस ये देखती हैं कि हमारा कस्टमर मीजान से सेटिस्फाइड है, फैसल बैंक से सेटिस्फाइड नहीं है, बैंक इस्लामी से सेटिस्फाइड नहीं है, बैंक अल हबीब से सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसा क्यों? वो भी तो इंतजार करवाते होंगे, लेकिन वो कस्टमर कहता नहीं वो इंतजार नहीं करवाते हमसे। तो हम क्या करेंगे, अपने 1-2 बंदों को बोलेंगे जाके देख क्या क्या कर रहे हैं। वो वहां पे जाएंगे और देखेंगे तो मशीन पड़ी है, एक आध ट्रांजैक्शन करके देखेंगे एंड दे विल कम टू नो। अब भाई बात समझ, और फिर क्या करना चाहिए, वही प्रैक्टिस जो दूसरा आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है वही प्रैक्टिस आप करो। बात है समझ में? दिस इज व्हाट वी रेफर एज कॉम्पिटिटर बेंचमार्क। तो आप अपने कॉम्पिटिटर की कोई सर्विस लेके देखें। मिसाल हम अभी स्कूल लॉन्च करें तो कभी कभी हम स्कूल पे चले जाते हैं या किसी स्टाफ को भेजते हैं कि जाके एडमिशन के बारे में पूछ के, एडमिशन फी कितनी ले रहे हैं, मंथली फीस कितनी है, एक्टिविटीज कौन सी हैं, क्यूरिकुलम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, आपको फॉलो अप कैसे देते हैं, एडमिशंस कब ऑन होंगी, ये सारी चीजें आप जाके पूछ के आ जाओ। तो अगर हमें किसी कॉम्पिटिटर की प्रैक्टिस अच्छी लगी, क्या ये उन्होंने अच्छा किया कि जैसे ही पेरेंट बैठा ना उन्होंने जूस सर्व किया, मे बी, तो हमें कोई प्रैक्टिस अच्छी लग सकती है। और अगर किसी कॉम्पिटिटर के पास चीज अच्छी चल रही है हमारे मुकाबले में, अगर उसकी मोबाइल ऐप आउट परफॉर्म कर रही है, तो हम ये देखेंगे कि कौन से सर्वर्स पे काम कर रहे हैं, उन्होंने डोमेन कहां से लिया। हमारा तो आयरोस सर्वर डाउन हो जाता है, इनका क्यों नहीं हो रहा? तो वी ट्राई टू कॉपी what the competitor is doing. Easy. An entity might compare its own performance and its products with those of its most successful competitors. Unlike internal benchmarking and operational benchmarking, competitor benchmark must be carried out without the knowledge and cooperation of the सिलेक्टेड बेंचमार्क।
अच्छा, इंटरनल बेंचमार्क में हम अपने आप को किससे कंपेयर कर रहे थे? अपनी एक ब्रांच को। तो क्या दूसरी ब्रांच का डेटा मुझे आराम से मिल जाएगा? हाँ, कैसे नहीं मिलेगा? सेंट्रल सिस्टम है, मेरे पास है सारा डेटा। तो वो मैनेजर कैसे अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रख रहा है, सीखो उससे कुछ। बाज मैनेजर्स घर पे कैश रखते हैं और उनके जो पक्के क्लाइंट्स होते हैं ना, अच्छे अच्छे कस्टमर्स, कभी अगर वो संडे पे भी कहते हैं ना, मैनेजर को फोन करके बोलते हैं, पहली बात तो मैनेजर कभी उनकी कॉल आंसर किए बगैर रहेगा नहीं। जैसे किसी बड़े ऑफिसर ने फोन कर दिया, मिड नाइट में भी कॉल अटेंड करेंगे, साईं हुक्म क्या हो, और वो बोलते हैं यार 10 लाख रुपए, मिलियन रुपए चाहिए। बोला सर हुक्म, घर पे पहुंचा दो, आप चेक साइन करके रखें, मैं आपको 10 लाख रुपए देके जाऊं। संडे बैंक बंद है, वो ये एक्सक्यूज नहीं प्रेजेंट करेगा कि ब्रांच बंद है सर, आप कैसे, आप भी तो सोचे ना। नहीं, वो 10 लाख रुपए अगर वो सेंड करता है, चेक तो मेरा दुकान पे पड़ा, मेरी दुकान ही बंद है, मैनेजर कहता कोई मसला है सर, कल दे दीजिए। अब ये सर्विस बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल है। अब वो जो सेट है, जब उसने देखा कि इसने संडे पे मुझे फेवर किया, तो 30 जून पे ये भी तो उसको फेवर करेगा। अब जब साईं थोड़ा पैसे वैसे रखवा दो, मेरी भी क्लोजिंग है, वो गया चलो रखवा दो। तो कैसे कोई एक मैनेजर अपने क्लाइंट्स से डिपॉजिट ले जाता है और बाकी नहीं ले पा रहे, तो उसको हमने क्या कहा? इंटरनल और ऑपरेशनल बेंचमार्किंग। कि हम डिफरेंट इंडस्ट्री में जाके देखेंगे कि वहां ये क्लाइंट्स को कैसे कन्विंस करते हैं, कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो कोई अगर रियल एस्टेट बिल्डर है, उसके कोई सेल्स पर्सन हैं जो कि अपने प्रोडक्ट सेल कर जाते हैं, हम नहीं सेल कर पा रहे, तो वील अडॉप्ट दोज प्रैक्टिसेस। जिस तरह थोड़ा बिलो द बेल्ट जाके बात कर रहा हूं, हमारे यहां अक्सर जो कारोबार करते हैं ना, वो प्योर मर्द हजरात करते हैं, और देसी अफराद को अगर किसी खातून की फोन आ जाए ना, ये रेजिस्ट नहीं कर पाते। तो बहुत सारे बिजनेसेस सेल्स पे फीमेल वॉइसेस रखते हैं, और वो फीमेल्स फिर बात भी उस एक्सेंट और उस तरीके से करती हैं कि वो जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस को साइड करके इमोशंस को बीच में लेके आ जाता है, और उसके कहने पे वो प्लॉट बाय कर लेता है, वो फ्लैट बाय कर लेता है, या वो बैंक में पैसे डिपॉजिट कर ही लेता है, बिकॉज वो कहीं वो फील करवाती है सर मेरी कमीशन बन जाएगी, देखिए अगर आप फेवर कर सके तो हाजिर करना सी छोड़ करना सी। सो अगर कोई दूसरी मार्केटिंग में ये टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा है, अब बिजनेस कैन ऑल्सो। ऐसे हम क्या करते हैं, अपने दूसरी इंडस्ट्री के अंदर काम होने वाले को यहां कॉपी करते हैं, और इधर क्या कर रहे हैं कि जो चीज हमारा कंपेटिटर कर रहा है वैसी ही चीज हम एडॉप्ट करना चाहिए। क्लियर होगी बात? लास्ट इज कस्टमर बेंचमार्क। क्या हो सकती है ये बात? कुछ आइडिया? कस्टमर सर्वे करेंगे, कुछ सर्वे कर रहे हैं, कस्टमर से पूछने की तुम क्या चाहते हो, बिकॉज अल्टीमेटली आपने बेचना इन्हीं को है ना। तो अगर कस्टमर से ही आइडिया ले लिया जाए कि व्हाट वुड यू वैल्यू, क्या चीज तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, या आप उसके बिहेवियर को रियलाइज कर लो कि वो कहता है घर बैठे चीज मिल जाए और इसमें वो खुश है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपनी सर्विसेज के अंदर उन चीजों को इनकॉर्पोरेट करेंगे जैसा कि वो कस्टमर चाहता है। दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ बेंचमार्क। द बेंचमार्क इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट कस्टमर्स एक्सपेक्ट. An entity compares its performance against what its customers expect the performance to be. क्लियर हो गया? तो जैसा कस्टमर चाहता है हम वही चीजें उसमें इंश्योर करें। और इसमें बेहतर यही होता है कि जब आप खुद कस्टमर बन के देखते हैं ना, तो आपको बेहतर चीजें समझ में आती है।
जब आप स्टूडेंट बन के बैठे हो तो आपको बेहतर चीजें समझ में आती होंगी एज कंपेयर टू अ टीचर, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट आ रहा होगा, एंड यू माइट बी हैविंग सर्टेन इंप्रूवमेंट्स इन योर माइंड कि सर अगर आप ये ऐसे करवा देते ना तो और आसान हो जाता। सो इफ वी स्टार्ट आस्किंग यू rather than implementing what we believe is customer benchmarking. तो there are few students जो कि कहते हैं सर सिलेबस में घुमा दे, आप आखिरी महीने में सिर्फ रिवीजन करवाते रहे, प्रैक्टिस करवाते रहे, और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर आखिरी दिन तक कनेक्टेड रखें, पढ़ाते भी रहे, प्रैक्टिस भी करवाते रहे। तो मे बी जो कस्टमर का व्यू हो वो जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा है वो हमारी ऑफरिंग से डिफरेंट हो सकता है। इसमें एग्जांपल गिवन है जेरोक्स कंपनी की, लेकिन अब आउटडेटेड है। ये बेसिकली फोटोकॉपियर्स की मशीन होती थी, सॉरी कंपनी होती थी जो फोटोकॉपियर्स बनाती थी, तो उसकी एग्जांपल है, आउटडेटेड है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ कंपेटिटर बेंचमार्किंग। ये ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप चीज समझ चुके हैं, लेकिन एक क्विक देखते हैं। देयर आर नो स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ कंपेटिटर बेंचमार्किंग। In most circumstances, competitors will not provide more information about themselves than they are required to by law or regulations. जिस तरह published financial statements, तो उनका रेवेन्यू कितना है, उनका जीपी कितना है, उनका पिबिट कितना है, वो चाहते नहीं आपको दिखाना, लेकिन अब क्या करें, बाय लॉ उन्होंने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश तो करनी है और आपको मना भी नहीं कर सकते अब तुम नहीं देखना, आप डाउनलोड कर लोगे। ओके, सो some of the methods that might be used by a company to compare performance with the competitors are published financial statements। ये तो हम अक्सर करते भी हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपटीटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर लेते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज obtained from financial statements of competitors, तो एनुअल सेल्स कितनी है, सेल्स में ग्रोथ कितनी है, आरओसीई कितना आ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन और जीपी मार्जिन कितना है। जहां जहां हमारी परफॉर्मेंस और उनकी परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा होगा, विद एम्फेसिस कि हम इतना पीछे क्यों हैं। एंड द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ कंप्यूटर शुड बी एनालाइज्ड इन डिटेल। इन द केस ऑफ प्रोडक्ट्स, units of the computer product might be purchased and taken to laboratory for scientific or technical analysis। तो आप किसी का फोन बाय करें और उस फोन का पोस्टमार्टम करते हैं एंड वील सी कि उसमें कैमरा, बैटरी, चार्जिंग मैकेनिज्म, मेमोरीज किस तरीके से इसमें कनेक्ट की हैं, उसके फोन में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, वो कितना फास्ट लोड हो रहा है। अक्सर लोग होते हैं ना, नए नए फोन खरीद के उनका कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ड्रॉप टेस्ट कर रहे होते हैं। तो अक्सर जो फोल्ड और फ्लिप फोन होते हैं उसमें क्या करते हैं कि उसको कोई यूट्यूबर्स होते हैं वो लगातार उसको 50-60 हजार बार या तो हाथ से खोलते हैं या तो मशीन लगा देते हैं, या कंपनी खुद टेस्ट करके बताती है कि अगर आप इसको 80,000 टाइम्स भी फ्लिप ऑन ऑफ करते हो तो कुछ नहीं होगा। मे बी ओके, सो ये हो गया हमारा बेंचमार्किंग का पार्ट। नेक्स्ट अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। व्हाट इज वैल्यू एडिशन? प्रोडक्ट को बेटर बनाना, अपने प्रोडक्ट को बेटर। एक होता रॉ, ठीक है, उस रॉ को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके हमें क्या फायदा मिलता है? कस्टमर बाय करेगा, हम उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। अगर आप कच्ची मूंगफली ले लें, पीनट्स, आप वो भी बेच सकते हैं। बाज लोग आजकल सर्दियों की सीजन में क्या होता है, शकरकंदी कच्ची मिल रही होती है बहुत सस्ती, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं और प्रॉपर कट करके, मसाले लगा के, नींबू लगा के, इसी तरीके से कॉर्न्स होते हैं, खान अक्सर खड़े होते हैं, वो मट्टी में भून के। तो उसकी अगर रॉ देखा जाए तो इतनी वैल्यू थोड़ी है, लेकिन जब वो मकई के दानों को
भून के हमें देता है तो हम शायद 5 रुपए की मकई 50 रुपए में खरीद रहे होते हैं। ऐसे होता है। वैल्यू एडिशन, इसकी जो रॉ चीज है उसकी वैल्यू क्या है, और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या है। जितना बेहतर तरीके से आप इसमें वैल्यू क्रिएशन करते जाएंगे, डेफिनेटली कस्टमर उतना हाई अमाउंट पे करेगा। एक सिंपल वूल है, उसके अच्छे स्वेटर बना दें। सिंपल कपड़ा है, उससे अच्छे आप डिजाइन्स बना लें। प्लास्टिक खरीद के उसमें से अच्छा फर्नीचर, प्लास्टिक कुर्सियां बना लें। लकड़ी खरीद के उससे आप खूबसूरत डिजाइन्स के बेड सेट और अलमारियां बना लें। इसको हम वैल्यू कर कहते हैं। और कस्टमर सिर्फ उस फिनिश गुड के पैसे नहीं देगा, बट जिस तरीके से उसको वो चीज बेची जा रही है, जिस तरीके से उसको मार्केट किया जा रहा है, जितना खूबसूरत उसका डिजाइन है, जितना उसको आफ्टर सेल सर्विसेज मिल रही हैं। तो जिस तरह हमने 4 पीस पढ़े थे कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, रिलायबल है, खूबसूरत है, डिजाइन कितना अच्छा है, फीचर्स कितने अच्छे हैं, मिलेगा उसको कहां से, कितने में मिलेगा, और आपने उसको प्रोमोट किस तरीके से किया। ऐसे में हम एक बनाते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। ये क्या डिस्कस करता है कि किसी भी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करने के लिए आपको सर्टेन एक्टिविटीज दरकार होती है, रिक्वायर्ड होती है। मिसाल, अगर मैं अपने तमाम लेक्चरर्स को कहूं कि जो भी पढ़ा रहा है अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके स्टूडेंट तक पहुंचाओ, तो देयर डेफिनेटली डिमांड की मैकेनिज्म क्या है। हु विल प्लेस द कैमरा, माइक कौन लगाएगा, रिकॉर्डिंग ऑन कौन करेगा, लेक्चर्स एडिट कौन करेगा, क्वेश्चंस बच्चों से कौन शेयर करेगा, एलएमएस पे अपलोड कौन करेगा, क्यूरीज कौन डील करेगा। तो जब तक मेरे पास पूरा मैकेनिज्म नहीं होगा, ये चीज करना इतना आसान थोड़ी। थ्योरी बोलते हैं ना, आइसबर्ग थ्योरी होती है। जो आइसबर्ग की टिप दिख रही होती है वो इतनी सी दिख रही होती है, लेकिन नीचे बड़ी मेहनत होती है। तो वैल्यू क्रिएट करना इतना आसान नहीं होता। हम उर्दू में एक मुहावरा कहते हैं, दूर के ढोल सुहाने। पास किसी बंदे को अगर आप बिजनेस की बातें करते सुनेंगे ना, कि मेरे पास भैंसे हैं और उनको इतना चारा देते हैं, सुबह शाम उनकी चुवाई होती है, इतना मन दूध निकलता है, डेयरी को हमने बंदी बांधी हुई है, वो इतने रुपए मन के हिसाब से हमें दूध खरीदता है, तो आप लोगों को इतना, एंड यू विल फील लाइक मुझे भी ये बाड़ी का काम कर लेना चाहिए, बड़ा पैसा है इसमें, कैटरिंग का बिजनेस कर लो, बड़ा पैसा है इसमें, रेस्टोरेंट खोल लो, बड़ा पैसा है इसमें। इतना आसान नहीं होती ये चीजें। इन चीजों को इन डीप समझना होता है। तो कोई भी बिजनेस अगर अपने कस्टमर्स को वैल्यू डिलीवर कर रहा है, तो उस वैल्यू के पीछे पूरी चेन है। आपने वो पूरी चेन समझनी है, और हर चेन के हर एक जगह पे अगर वैल्यू होगी, क्वालिटी होगी, तो अल्टीमेटली जो कस्टमर के पास चीज जाएगी वो उतनी अच्छी जाएगी। लेकिन इस चेन में कहीं भी अगर ब्रेक हुआ, लेट्स से अगर आपने भैंसों को तो अच्छा पाला, चारा भी अच्छा खिलाया, हेल्दी भी है, चौहाई भी आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगर जिस गाड़ी के थ्रू आप दूध डेयरी तक पहुंचा रहे हैं उसमें टेम्परेचर का कोई हिसाब किताब नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर टेम्परेचर हाई है, फट जाएगा दूध। ये नुकसान को कौन बोलेगा? तो बड़ी टेक्निकलिटीज इन चीजों में मौजूद होती है। ऐसे में एक ऑथर है पोर्टर, उसने पूरी एक वैल्यू चेन की एनालिसिस दी है कि कौन कौन सी चीजों को आपने अंडर कंसिडरेशन रखना है। लेट्स गो थ्रू, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैल्यू relates to the benefit that a customer obtains from a product or service. Value is provided by the attributes of product or service. Customers are willing to pay money to obtain goods or services because of the benefits they receive.
and the price they are willing to pay puts value on those benefits. Very easy. वैल्यू इसके कस्टमर आपको कितना ज्यादा पैसे दे सकता है, और कस्टमर ज्यादा पैसे किस चीज के देगा, जो वैल्यू उसको मिलेगी, डिलीवर होगी। तो अगर आपका एसी कम पावर कंज्यूम करता है, बैटरी पे चल जाता है, एसी का थ्रो अच्छा है, कूलिंग अच्छी करता है, भले महंगा हो और खराब नहीं होता, अगर होता है तो पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं, आपकी तरफ से सर्विसेज अच्छी हैं। कुछ एसीज आ गए जिसमें ऑटो सर्विस का ऑप्शन है, यानी आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसको सर्विस नहीं करवानी, उसमें ऑटो क्लीन का फंक्शन है। आपने बटन प्रेस किया ऑटो क्लीन का, वो उसमें ह्यूमिडिटी निकालेगा और जितनी भी आइस जमी हुई है ना, आइस मतलब मट्टी बन जाती है, उसको मेल्ट करवा देता है। ये कोई 30 से 45 मिनट्स का एक प्रोसेस है, और एसी अपने आप को ऑटो क्लीन कर देता है। पाकिस्तान में ये फंक्शन ज्यादा यूजफुल नहीं है बिकॉज मट्टी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर किसी डस्ट फ्री जगह पे आपने लगाया हुआ है तो ऑटो क्लीन का फंक्शन है। अगर आपकी बैटरी ऐसी है जिसकी लाइफ 7 साल है, 5 साल है, लिथियम बैटरी भले महंगी है, अगर सादा बैटरी आप खरीदे, लीड एसिड बेस्ड बैटरी या टॉल ट्यूबुलर बैटरी, तो लिथियम बैटरी उससे 3 गुना 4 गुना महंगी है, फिर भी कस्टमर खरीदेगा। क्यों? जान छूट जाएगी। तो जहां सादा बैटरी साल के अंदर जवाब दे देगी, ट्यूबुलर बैटरी 3 साल में जवाब दे देगी, ये 8 साल चल जाएगी। कस्टमर इज रेडी टू पे, बशर्त प्रोवाइडेड आप चीज भी वैसे दो। ऐसा नहीं कि कस्टमर पैसे नहीं देने वाला, कस्टमर पैसे देगा, चीज मिलेगी। तो सर्विसेज, अगर हम हेयर कट करवाने जाते हैं तो बहुत सारे लोकल हेयर ड्रेसर्स भी जिनके पास एसी नहीं है, जिनके पास कुर्सियां अच्छी नहीं है, जो ब्लेड शायद यूज्ड ब्लेड इस्तेमाल कर लें, अक्सर लाइट नहीं होती, पंखे नहीं चल रहे होते, तो वो अगर आपका हेयर कट 100 रुपए में भी करे, और दूसरे सलून हैं जो कि शायद आपको 500 रुपए में हेयर कट करेंगे, लेकिन आपको डिसेंट एटमॉस्फेयर में बिठाया जाएगा, चेयर्स कंफर्टेबल होंगी, मिरर्स अच्छे तरीके से होंगे, फ्रेग्रेंस वहां पे अच्छी होगी, साइलेंट सा क्वाइट सा एनवायरनमेंट होगा, बंदा अच्छा होगा, तो आप कहोगे ठीक है 500 रुपए दे दो, लेकिन मुझे सुकून चाहिए। ऐसा ही होगा। तो प्रीमियम प्राइसिंग हो सकती है प्रोवाइडेड सर्विसेज भी। सो दिस इज वैल्यू एंड देयर इज अ ट्रेड ऑफ। कस्टमर को अगर ज्यादा वैल्यू दे रहे हो तो कस्टमर भी आपको ज्यादा वैल्यू देगा। आप क्वालिटी में दो, वो आपको पैसों में दे देगा। इजी। बिजनेस एंटिटीज create added value when they make goods and provide services. For example, if a business entity buys a quantity of leather क्या है? Raw है, 1000 रुपए में, and converts into leather jackets which it sells for, तो उसने 1000 रुपए वाली चीज को 10,000 रुपए में बेच दिया। अगर आप कन्वर्जन कॉस्ट भी माइनस करें, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी माइनस करें, तो भी प्रॉफिट होगा ना। अब लेदर जैकेट को शायद 25,000 रुपए में भी बेचा जा सकता है, अगर ब्रांडिंग वैसी हो, अगर आफ्टर सेल सर्विसेज वैसी हो। जब आप किसी अच्छी टेक्सटाइल का कपड़ा खरीदते हैं तो वो आपको सर्टेन वॉशेस की गारंटी देता है कि अगर आप 15 वॉशेस करेंगे, 20 बार इस कपड़े को भी धोएंगे, अगर उसके बाद भी आपको कंप्लेंट आ गई ना, मैं आपसे वापस ले लूंगा। फिर अगर ऐसी बात है तो फिर कस्टमर पैसे देगा, क्यों नहीं देगा। So, आगे से Porter has suggested that a firm pursues a cost leadership strategy, और दूसरी नीचे है डिफरेंशिएशन। ये मैं आपको थोड़ी स्ट्रेटजी समझाता हूं। किसी कंपनी ने अपने विजन को कैसे अचीव करना है, उस कंपनी के पास होती है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस कि कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहते हो। एक रास्ता होता है कॉस्ट
लीडरशिप का। दूसरा रास्ता होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का, और तीसरा रास्ता होता है नीश का, कॉस्ट लीडरशिप। मेरा प्रोडक्ट खरीदो क्योंकि सबसे सस्ता है। अगर आप हायर का एसी लेने जाएंगे तो हायर का एसी खरीदने की खास वजह उसका सस्ता होना है। क्यों कोई एल्टो और कल्टस खरीदेगा? सस्ती। तो बस कंपनीज कहती हैं कि मेरा प्रोडक्ट सिर्फ इस वजह से बिकेगा क्योंकि सस्ता है। तो अगर मैं इन्फिनिक्स की तरफ जाऊं, वीवो की तरफ जाऊं, वीगोटेल की तरफ जाऊं, ये तो पता नहीं कितनी कंपनीज आई और कितनी बंद हो गई, ओप्पो, ये आई और गई। तो व्हाई वुड यू परचेज अ फोन फ्रॉम वीवो? जस्ट बिकॉज सस्ता है। अगर उसका प्रोडक्ट शायद वीवो ने ही फ्लिप फोन लॉन्च किया था, शायद वीवो ने ही फ्लिप और फोल्ड लॉन्च किया था, और पैसे सैमसंग के करीब करीब थे, उन्हें 4 लाख, who would buy? अगर इतना ही आना है तो फिर सैमसंग की तरफ ना चला, जो ट्राइड एंड टेस्टेड कोरियन कंपनी, बेफिक्र, कल को आप भी भाग जाओ। तो खैर कुछ कंपनीज अडॉप्ट करती है कौन सी स्ट्रेटेजी? चाइना पूरी दुनिया में क्यों बिकता है? हालांकि सबको पता है कि क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से आप चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन सस्ता है। तो चाइनीज चीजें आपको इतनी चीप मिल रही होती हैं कि आप तो रिपीट कर लेंगे, ये खराब हो जाएगी दूसरी ले लेंगे। दूसरा कंपनीज आती है डिफरेंशिएशन पे, ये है प्रीमियम, कि हम जैसा कोई नहीं है। तो आपको ऐसी चीजें मिलती होंगी, आपकी बात सही है, कि ऐसे ही फोन, ऐसे ही गाड़ियां, ऐसे ही एसीज, ऐसे ही एलईडी बल्ब, ऐसे ही ट्यूबलाइट्स, ऐसे ही बाइक्स मिल रही है मार्केट में। लेकिन अगर मैं होंडा की बाइक खरीदने जाऊंगा तो डेफिनेटली वो यूनिक और सुपरस्टार के पैसों में तो नहीं मिलेगी। तो चाइनीज जहां 2 आ जाएंगी वहां होंडा की शायद 1 है, लेकिन होंडा फिर भी किसकी तरफ जा रहा है? तो अगर आप जनरेटर खरीदने जाएंगे तो लॉन्सन का जनरेटर, होंडा का जनरेटर इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। उसकी जगह पे लोकल आप कितने जनरेटर खरीद लो आपको सस्ते में मिलेंगे। 6 केवी का जनरेटर खरीद लो, 5 केवी का जनरेटर खरीद लो, लाख के अंदर। लेकिन होंडा पे जाओगे तो यही गाड़ी 2.5-3 लाख रुपए में जाएगी, और 6 केवी तो 5-7 लाख रुपए में चला जाएगा। इन्वर्टर खरीदते हैं यूपीएसएस, तो आप क्राउन का खरीद लें, आप फ्रोनस खरीद लें, मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब आप नाइट्रॉक्स की तरफ जाओगे ना, इन्वर्क्स की तरफ, वही इन्वर्टर आपको 5.5-6 लाख रुपए का मिलेगा। बट खरीदने वाले को पता है कि ये मेंटेनेंस फ्री है, एक बार लगाया जिंदगी में कभी तंग नहीं करेगा। तो वो कौन सी पॉलिसी की तरफ गया? डिफरेंशिएशन। तीसरा होता है नीश। नीश मतलब कि मार्केट का एक सेगमेंट पकड़ लो, सबके लिए नहीं। एक आइसक्रीम पाकिस्तान में इनफैक्ट ग्लोबल बिकती है, पाकिस्तान में भी आई थी, आई बिलीव बास्किन रॉबिन्स थी या कौन सी, उनका स्लोगन पता है क्या था? वी आर नॉट एक्सपेंसिव, वी आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो कोई कस्टमर क्यों खरीदेगा इतनी महंगी चीज? क्योंकि उन्होंने टारगेट किया था एक पर्टिकुलर क्लास को। हमारे एक जानने वाली थी, उसको पर चॉकलेट बहुत अच्छा लगता था, शी वाज क्रेजी, लेकिन खाती नहीं थी। 5 रुपए का है ना, तो 5 रुपए वाला कैसे खाओगे, कोई देख ले तो बाउंटी की तरफ चले जाएंगे, मार्स की तरफ चले जाएंगे, भले अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन मैंने खाना हुआ है जो कि महंगा चॉकलेट होगा है। तो कुछ कैटेगरीज होती है जो इग्नोर्ड होती है, जिनको कोई सर्व नहीं कर रहा होता। तो कुछ कंपनीज क्या करती है, उस इग्नोर्ड ऑडियंस को ही टारगेट करती है, उसको हम कहते हैं नीश मार्केट। सो वी आर नॉट टारगेटिंग एवरीवन इन पॉपुलेशन बट अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ कस्टमर। पोर्टर ने बात की है, if a firm pursues a cost leadership strategy,
Its aim is to create the same value as its competitors but at a lower cost. तो ये शो ऐसे करते हैं कि चीज वही है लेकिन हम आपको सस्ते में दे रहे हैं. They have to make sure. और दूसरा, if a firm pursues a differentiation strategy, it aims to create more values than its competitors. तो कॉस्ट लीडरशिप वाले को अगर कहेंगे ना तुम्हारे प्रोडक्ट में क्या ऐसा है जो बाकियों में नहीं है. मेरा एक स्टूडेंट किसी गांव में स्कूल चलाता है ज़ेबस्ट में, तो उसने क्लास के डिस्कशन के बीच में बोला सर हैदराबाद में भी स्कूल खोलना है. मैं कहा वेरी गुड, क्या होगा? सर स्कूल होगा. मैं कहा ठीक है, स्कूल में क्या होगा? बोला जो बाकी स्कूल्स में होता है. तो मैं तो बाकी स्कूल्स में भी है, तो बोला एक और आ जाएगा. दैट मींस देयर आर सम यूएसपीज, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स कोई नहीं. बोला जिस तरह बाकी स्कूल चल रहे हैं इकोनॉमिक 4,500-5,000 हजार वाले, वैसा एक और स्कूल आ जाएगा. मैंने ओके फाइन, मेक सेंस. और कुछ होंगे कि बोले नहीं कुछ ऐसा करो जो बाकी नहीं कर रहे. ठीक है, हमारे रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो बाकियों के पास नहीं. हमारे प्रोडक्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो बाकियों के पास नहीं है. तो जो डिफरेंशिएशन की तरफ आएगा वो अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट चीज बेचेगा, अलग वैल्यू देगा. और जो कॉस्ट लीडरशिप पे आएगा वो प्रोडक्ट में वही फीचर्स होंगे जो बाकी दे रहे हैं, सिर्फ इस बात पे बोलेंगे कि सस्ता है. The only reason why a customer should be willing to pay a higher price than the lowest price in the market is that he sees additional value in the higher priced product and is willing to pay more to obtain the value. This extra value might be real or perceived. अक्सर जब आप टॉय शॉप पे जाओगे ना तो वो आपको सेल नहीं देते. बोले खिलौना दिया सेल दो. अगर आपको दिए भी ना तो किंग्स पता नहीं कौन सी कंपनी है, अगर आपने 2 दिन से ज्यादा वो सेल छोड़ दी ना खिलौने खराब हो जाए तो हम छोड़ दें बात. इसलिए कहते हैं तो सेल देंगे नहीं, देंगे तो यही देंगे. तो 4-5 रुपए का सेल है. मतलब उसके बरक्स अगर आप पावर प्लस की बैटरी की तरफ जाते हैं, कैमिलियन की बैटरी की तरफ जाते हैं, पैनासोनिक एक्सपेंसिव तोशिबा सेल की तरफ जाते हैं, एनर्जाइजर की तरफ जाते हैं, तो वो फिर क्वालिटी पे निकलता है. फेयर. एंड देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स जो कि सिर्फ सस्ते हैं इस वजह से बिकते हैं. अब जो महंगा है उसके महंगे होने के पीछे 2 रीजन रखे जाते हैं. या तो वो वैल्यू रियल होगी. मैं अगर आपको कहूं यार ब्रांडेड शूज तुमने खरीदा है, बिला वजह एडिडास खरीद के आके 70,000 रुपए वाला, तो हाँ बोले सर रहने थे, बिला वजह नहीं है. मैं ऐसा ही डिजाइन सेम मैंने देखा था, सर्विस पे पड़ा हुआ था, तो जिसने पहना हुआ है ना वो बोलेगा 70,000 रुपए की चीज पहनी है तो ये 70,000 रुपए की वर्थ भी रखती है. तो ये होती है रियल वैल्यू. मैं एग्जांपल दूं, अगर आप सैमसंग या आईफोन यूज करते हैं, फ्लैगशिप फोन्स, एस सीरीज, नोट सीरीज, और मैं बोला बिला वजह खरीद लिया, इन्फिनिक्स में यही फीचर मिल रहा है, तो आप बोले सर रहने देते हैं. क्योंकि वो जो वैल्यू आप यूज करें ना फोन को चलाने की, वो रियल वैल्यू है, उनमें वाकई में फर्क होता है. और दूसरी होती है वैल्यू परसीव्ड. परसीव्ड मतलब उसकी ब्रांडिंग कुछ इस तरीके से की जाती है, उसको प्रोमोट इस तरीके से किया जाता है कि कस्टमर की मैनिफेस्टेशन हो जाती है. वो परसीव, वो सोचने लग जाता है कि मैं आसमान में हूं. वाकई में यार हल्का है. शैम्पूज में ये गेम होता है. जब शैम्पू का आप ऐड देखेंगे ना, डेंड्रफ फ्री और इतने लंबे और घने और सिल्की बाल, तो जब फर्स्ट टाइम उस माइंडसेट से आपने हानि आवर लगाया तो उसके बाद वो सही हो गया था. तो जब आप उसको अप्लाई कर रहे होते हो ना तो कहीं वो फील आप अपने अंदर ला रहे होते हो. लेकिन अक्सर क्या होता है कि वो शैम्पू 4-5 वॉशेस तक तो आपको अच्छा रिजल्ट दिखाता है, बाद में आपको लगता है मजा नहीं है. क्या हुआ? प्रोडक्ट तो वही पड़ा हुआ है, लेकिन जस्ट बिकॉज के इनिशियली आपकी परसेप्शन वैसी थी. क्या? So real or perceived, for example, a customer might be willing to pay more for a product with a well-known brand name, assuming that a similar non-branded product is lower in quality. यहां वो assume कर रहा है कि lower होगी.
the difference is in quality might be imagined rather than real. Even so, the customer will pay the extra amount to get the branded product. Easy हो गया? The extra value might relate to the quality or design features of the product. However, other factors in the marketing mix might persuade a customer that a product offers more value. For example, a customer might pay more to buy one product than a lower price alternative because it is available immediately or because the customer has been attracted to the product by advertising. Marketing mix. पहला तो क्या, या तो आपका प्रोडक्ट वाकई में जानदार है, अनकंपेरेबल है, या फिर हो सकता है कि प्रोडक्ट वैसा ही है लेकिन प्रोमोट ऐसे किया गया, प्लेस ऐसी है या प्राइस ऐसी है. ठीक है, तो अक्सर क्या करते हैं हम, ब्रांड एम्बेसडर्स लाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स लाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज इंजेक्ट कर ही जाते हैं कि यही प्रोडक्ट अच्छा है. हालांकि चाइना में बड़ा कॉमन ये चलता है, आप कोई भी चीज इंपोर्ट करवाए और उनको कहें कि इस पे ये लेबल लगा दो, इस पे ये वाला लेबल लगा देना, ये वाला नाम लगा देना. प्रोडक्ट सारे से एक जैसे होते हैं, उस पर ब्रांडिंग अलग अलग होती है. इन्वर्टर जो यूपीएस के पाकिस्तान में है, उसमें मेजॉरिटी इन्वर्टर सेम बनाने वाली कंपनी है चाइना की, लेकिन हर किसी ने नाम अपने अपने दे दिए, मासवाइट इन्वर्टर इनरेक्स के. इसी तरीके से स्कूटीज भी ऐसी आ गई हैं, जो इलेक्ट्रिक स्कूटी आ रही है ना, ये भी चाइना में बनाने वाले सप्लायर सेम है, हर कोई नाम अपने अपने दे रहा है. तो कोई सुपरस्टार लगा रहा है, कोई यूनिक लगा रहा है, कोई ईवी लगा रहा है, नाम हर कोई अपने अपने लगा दे रहा है. ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू चेन, a framework for analyzing how value can be added to a product or service has been provided by Michael Porter. पोर्टर एक ऑथर है जिसने अपनी किताब लिखी थी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी. पोर्टर को अक्सर मार्केटिंग गुरु कहा जाता है. माइकल पोर्टर, इसकी काफी पब्लिकेशंस हैं और इसका जो बिजनेस मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से माइंडसेट था, ये काफी कन्विंसिंग रहा है और लोगों ने बिजनेसेस में बहुत कुछ सीखा है इन किताबों से. तो हमारे पास एक छोटा सा मॉडल आता है. ग्रुप द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंटिटी इनटू अ वैल्यू चेन. अ वैल्यू चेन is a series of activities each of which adds value. चेन है ना, पूरी कड़ी आपस में मिली हुई है, कोई एक भी कड़ी टूटेगी तो एंड प्रोडक्ट खराब हो जाएगा. The total value added by the entity is sum of the value created by each stage along the chain. Johnson and Schools have defined the value chain as the activities within and around an organization which together create a product or service. याद रखेंगे, एक होती है मेन एक्टिविटीज और दूसरी होती है सपोर्ट एक्टिविटीज. सपोर्ट एक्टिविटीज डायरेक्टली प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी फिनिशिंग, उसकी डिलीवरी में रोल प्ले करती है. मिसाल के तौर पर, अगर हम एकेडमी चलाते वक्त अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अच्छा ना रखें, वैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से आपका क्या लेना देना, आपको तो पढ़ना है, लेकिन किस स्टूडेंट की फीस आई, एक्सपेंस कितना हुआ, कितने महीनों की फीस ड्यू है, कितनी कलेक्शन हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, ये एक पीस ऑफ माइंड है जो बैकएंड पे काम कर रहा है इस फ्रंट एंड को सपोर्ट करने के लिए. आपको तो अच्छा टीचर, चलती हुई बिजली, पावर बैकअप, लेक्चर्स, नोट्स, यही चाहिए ना, रिकॉर्डिंग्स. लेकिन ये सब डिलीवरी के लिए अक्सर बैक साइड पे एक पीस ऑफ माइंड होता है. अक्सर इंस्टीट्यूट्स में बिजली बहुत ज्यादा जाती है, क्या टीचर इस बात से डिस्टर्ब नहीं होगा कि आधा लेक्चर के लाइट चली गई, नेट बंद हो गया, जाओ जनरेटर चला के आओ, फिर जनरेटर का शोर आ रहा है, मैटर नहीं करता. मैं एक स्कूल में पढ़ाने गया था, ए लेवल्स में, इतना छोटा सा बोर्ड लगा हुआ, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं पढ़ा पाया.
मैं समझ डायग्नोस नहीं कर पाता, मैं क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं, मुझे वो वाइब क्यों नहीं आ रही है। देन आई वाज, इतना छोटा सा बोर्ड है, मुझे तंग कर, एसीज नहीं होते थे क्लास में, मैं बार बार पसीने साफ कर रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। अक्सर लाइट जाती थी, जनरेटर मेरी क्लास के दरवाजे के बाहर चलता था और मुझे ऊंची आवाज में स्टूडेंट को मैसेज करने, और खिड़कियां खड़ी हुई हैं। एक बार जो डायरेक्टर साहब है वो चल गया, दिनेश यू आर येलिंग। मैं कहा सर मैं क्या करूं, तो कहा कि मैं जनरेटर को ऊपर छत पे करवा देता हूं। कहने का मकसद है कि मेरा 3-4 महीने का टाइम अनप्रोडक्टिव गया ड्यू टू टेम्परेचर इश्यूज, नॉइस इश्यूज, बोर्ड इश्यूज। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा तो शायद मैं डिलीवरी प्रॉपर ना कर पाऊं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर स्मूथ, जो कि हमारे नोटिस में नहीं आ रही है। लेकिन अगर आए रोज आपकी बाइक कोई टो करके चला जाए कि भाई रॉन्ग पार्किंग में खड़ी है, तो आप यहाँ क्लास में बैठे ना टेंशन में हो, सर बाइक देख के आओ कहीं ट्रैफिक पुलिस वाले ना आ जाए। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरी पार्किंग सेट है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी डिलीवरी में हमें सपोर्ट कर रहा है। तो एक होती है प्राइमरी एक्टिविटीज जो सामने सामने दिख रही होती है, और दूसरी होती है सपोर्ट एक्टिविटीज जो बैक एंड पे हमें पीस ऑफ माइंड दे रही होती है, जिस वजह से हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा कर सकते हैं। मैंने एक ऑब्जर्व किया कि जिन स्कूल्स के प्रिंसिपल और डायरेक्टर सेम है, यानी वही डायरेक्टर है वही प्रिंसिपल है, वो स्कूल एक ही ब्रांच में रह गया। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजीज कौन बनाएगा? आप तो पेटी इश्यूज में फंस गए। लेकिन अगर प्रिंसिपल अलग है और डायरेक्टर्स अलग है, तो प्रिंसिपल इस कैंपस को देख रहा है, डायरेक्टर सोच रहा है कि अब हम कौन सा क्यूरिकुलम लेके आए, कौन सी एक्टिविटीज लेके आए, मार्केटिंग कहां करें, ओपन हाउस कैसे करें, और कोई नए कैंपसेस खोलें। राइट? ये बैकएंड पे एक सपोर्ट है। पोर्टर भाई क्या कह रहे हैं? Says the strategic success depends on the way that an entity as a whole performs, but competitive advantage, which is a key to strategic success, comes from each of the individual and specific activities that make up the value chain. Strategic success में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो कहां से आएगा? इसमें टॉप पे आ रही है सपोर्ट एक्टिविटीज, और बॉटम पे आ रही है प्राइमरी वैल्यू चेन। ये दोनों देख लेते हैं। सपोर्ट एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें हैं? पहला स्टार्ट हो रहा है विथ प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब परचेसिंग, बट दिस इज नॉट द रॉ मटेरियल ओनली, दिस इज द परचेज ऑफ टेक्नोलॉजी, द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अगर कोई कैंपस पर्पस बिल्ड कैंपस नहीं है, एक बंगलो हम लेते हैं और उसमें एकेडमी चलाते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आपका क्या, आपको तो पढ़ा रहा हूं ना मैं, लेकिन बोलेंगे सर वाइब नहीं आ रही, जैसे बेडरूम में क्लासरूम चल रही है। लेकिन अगर कलर कॉम्बिनेशन वैसा रखा हुआ है, फर्नीचर वैसा रखा हुआ है, नॉइस ऐसे कंट्रोल किया हुआ है, तो एक वाइब आती है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए आपका प्रोक्योरमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि जो भी नॉन करंट एसेट्स चाहिए, सी इफ वी हैड सम इलेक्ट्रिक पावर फेलियर इश्यूज, तो हमने क्या कर दिया, सोलर प्लांट लगवा दिया। और अब जो 6:30-7 बजे तक हमारी अगर क्लासेस होती है और बीच में कभी लाइट जाती भी है तो पता ही नहीं चलता। तो ये किस में काउंट हुआ? प्रोक्योरमेंट में, कि जो नॉन करंट एसेट्स, कोई मशीन्स, कोई प्लांट्स, कोई इक्विपमेंट, कोई फिक्सचर, कोई फर्नीचर, कोई फैक्ट्री, अगर आपको अपनी प्रोडक्शन में सपोर्ट कर दिया है तो वो अच्छी होनी चाहिए। अगर टाइम पे चीजें नहीं आती तो मसला आगे बढ़ जाएगा, कस्टमर तक पहुंच जाएगी वो झलक। दूसरा, सपोर्ट भी चाहिए
टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। बैंक में गया अकाउंट खुलवाने के लिए आज सुबह, तो उसने कहा जो बिजनेस टाइटल से आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं वो एफबीआर में आपके नाम पे है। मैं कहा एफबीआर में वो बिजनेस मेरे नाम पे। उसने मुझे नहीं कहा कि एफबीआर से कॉपी ले आओ, उसने कहा शनाख्ती कार्ड की कॉपी दीजिएगा। उसने अपने बैंक का एक सिस्टम खोला, मेरा एनआईसी लगाया, एकदम से वो आ गया कि बोला हाँ बिल्कुल ये आपके नाम पे है। नादरा का सिस्टम उनसे कनेक्टेड है, तो जब वो उसने बायोमेट्रिक करवाई तो ऑटोमेटिकली मेरा रिकॉर्ड वहां पे सामने आ गया मेरी तस्वीर के साथ। ये क्या टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। अगर टेक्नोलॉजी उस बैंक को सपोर्ट ना करती, उसने अभी मुझे कहा कि आप बस पहुंचे और मैं आपको आधे घंटे में आपका अकाउंट नंबर भेज रहा हूं, अकाउंट खोल जाएगा ऐसे। ऑन द अदर एंड अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो बोले जा फोटोकॉपी करवा के लाए, एनआईसी की 4 कॉपियां लेके आए, अपनी तस्वीर लेके आए, एफबीआर से ये विड्रॉ करके आए, उसको अटेस्ट करवा के आए, कुछ भी नहीं चाहिए। वो उसने अपने कागज दिए, बोला बस यहाँ साइन कर दे आपका काम हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी एट बैक एंड आपको बड़ी सपोर्ट करती है। तो अगर कोई रॉ मटेरियल शॉर्ट पड़ रहा है, सुपर स्टोर्स में देखिए ये क्या चीज होती है, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट शॉर्ट पड़ रहा है उसको कैसे पता चलेगा? उसकी इन्वेंट्री, तो यहां पॉइंट ऑफ सेल से जब वो चीजें बेचे जा रहा है और जब वो सामान आया था तो उसको सॉफ्टवेयर में इंसर्ट कर दिया गया था कि इतनी क्वांटिटी हमने ऑर्डर कर ली है। अब उसके पास अलर्ट जारी होगा कि बाकी आपके पास 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है। वो मेक श्योर करेगा कि मैं मीन उसको ऑर्डर कर दूं। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी की सपोर्ट है तो भी आप कस्टमर को एक बेटर वैल्यू दे सकते हैं। तीसरा एचआरएम। दिस इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक तो काम का बंदा रिक्रूट करना और उसको मीनिंगफुल ट्रेनिंग्स देना, उसको मोटिवेटेड रखना, अकॉर्डिंगली रेम्यूनरेट करना, ताकि वो आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड करता है। ऐसा हो सकता है कि आपने बंदा अपॉइंट तो अच्छा किया लेकिन आपने उसको ट्रेन नहीं किया, आप उसको रेम्यूनरेट नहीं कर रहे, वो मोटिवेटेड नहीं है। मैं स्कूल के अंदर जैसे ही अपॉइंटमेंट से स्टार्ट की, मैं सबको कह रहा हूं कि मुझे वाइब्स नेगेटिव नहीं करनी है। ना हमारे अलम्प में नेगेटिव वाइब्रेशंस हम रखते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ, मैनेजमेंट टीचर्स के खिलाफ, टीचर एक दूसरे के खिलाफ जेलसी रखें, हमें नहीं चाहिए। जहां नेगेटिव वाइब होगी वहां प्रोग्रेस नहीं होगा। तो अक्सर फीमेल्स में इश्यू होता है कि वो एक दूसरे को ना काटते बहुत है। लिहाजा अपने नंबर बनाने की कोशिश मत करना। मेरे नजदीक सब बराबर हो। मैं हर किसी की परफॉर्मेंस अपनी आंखों से देख सकता हूं। कोई एक बंदी दूसरी बंदी के हवाले से मुझसे बात नहीं करी कि सर वो लेट आई थी, आज क्लास उसने ली नहीं, ऐसी कोई बात हमारे समझ नहीं आएगी। नो बिचिंग्स। और आप सब आपस में हेल्दी फ्रेंडशिप में रहने चाहिए। आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे ताकि कैंपस में जब आए ना तो हमारा घर जाने का दिल ना करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारी आपस में पॉलिटिक्स चलेंगी ना तो स्टूडेंट को पता चल ही जाएगा, आप भले कितना छुपा। एक दोस्त ने मुझे बताया, बोला उर्दू में कहते हैं कि इश्क, मुश्क, खांसी और हंसी ये छुपाए नहीं छुपते। तो अगर कोई चीज है ना, आप बोले किसी को पता नहीं चल रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आप आपस में जेलसी रख रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट हो ही जाती है, वो बेबरकत हो ही जाती है। एंड द फोर्थ वन इज फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर होगी बात? तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लेआउट है, जिसका हम बात की कि अगर पर्पस बिल्ट कैंपस है तो ये हमारे लिए एक बड़ी सपोर्ट है कि कैफेटेरिया भी है, टेबल टेनिस भी है, बैडमिंटन भी है, और गेम्स भी हैं, क्लासरूम्स भी अच्छी हैं, स्पेशियस भी हैं, प्रोजेक्टर भी है, व्हाइट बोर्ड्स भी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वाईफाई भी है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होती है। और उसके अलावा अच्छा स्टाफ होना, उसको अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट के हवाले से पता हो चीजें और वो डील कर सकता है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी,
और उसके ऊपर प्रोक्योरमेंट। ये सब आनी हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज में। अगर इनमें कहीं गड़बड़ होगी तो प्राइमरी एक्टिविटीज में भी डिस्टरबेंस आ जाएगी, वो एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं हो पाएंगी। और पोर्टर भाई ने हाईलाइट किया कि प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। पहला, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, यह है रॉ मटेरियल वाला पार्ट, सप्लायर से लेकर वेयरहाउस तक का सफर। अगर वहां कुछ गड़बड़ हुई, सप्लायर आपके अच्छे नहीं है, पुअर क्वालिटी है, क्वालिटी चेक नहीं है, रिलायबल डिलीवरी नहीं है, तो कस्टमर तक गलत चीज पहुंच जाएगी। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि जो आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, मैंने आपको बात की थी कि मैकडॉनल्ड्स की जो आइसक्रीम बनती है उसका सप्लायर नेस्ले है, तो क्या नेस्ले से आई हुई चीज को चेक करना जरूरी है? आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी लोकल वेंडर से चीज खरीदोगे तो फिर कभी 19-20 खरीदेगा। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के बाद आगे आपकी फैक्ट्री, यानी ऑपरेशंस। ये वो जगह है जहां रॉ को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू फिनिश गुड्स, जहां सर्विसेज को परफॉर्म किया जा रहा है। तो अगर मैं एक सिनेमा चला रहा हूं तो सिनेमा के लिए मेरे पास सपोर्ट एक्टिविटीज भी चाहिए, फिर जो मूवी में लाया हूं उसका प्रिंट हाई रेजोल्यूशन का होना चाहिए, 4K होना चाहिए। और ये आ गया मेरा स्क्रीन कि जहां पे मूवी डिस्प्ले की जा रही है, वहां का टेम्परेचर आ गया, वहां की सीट्स आ गई, कितनी कंफर्टेबल है, कैपेसिटी कितनी है। ये मल्टीपल चीजें जब अच्छी होंगी ना, तो फैक्ट्री के अंदर जब थिंग्स आर वेल इन प्लेस, अक्सर जगहों पे देखना किचन है, किचन में दे शुडंट बी फ्लाइज, कॉकरोचेस, रैट्स, जो कि कॉमनली आ जाते हैं, क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया मौजूद है, ये इन्फेक्शंस मौजूद हैं, तो अल्टीमेटली आपका एंड प्रोडक्ट खराब ही बनेगा। और कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स इस बात को बर्दाश्त नहीं करते कि उनके खानों में से मक्खी निकल आए। आई रिमेंबर मैं एक रेस्टोरेंट पे गया था, वी वर ऑलमोस्ट डन विद द फूड, लेकिन आखिर में मेरे गेस्ट ने कहा कि सर ये मक्खी नहीं, तो मक्खी। वेटर को मैंने बोला, मैं कहा क्या है? वो बिल्कुल खामोश हो गया, सुन हो गया, चला गया। मैंने चलाया, डरता डरता डरता, सर रियली सॉरी। चलो खेल लेते। मैं कहा पता नहीं कितने तो बेड में चली गई होगी, बना ले ऐसी बात है, वैसे ही शर्मिंदा हो रहे। अब आप जो बोले, मैं कहा आई नॉट पे फॉर दिस। ओके ओके ओके, वी नॉट चार्ज, वी नॉट चार्ज, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री लें हमसे। मैं कहा नहीं हुआ, खैर हो गई। उसने फिर भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट डेजर्ट दिया। द रीजन इज ये आई कहां से? अगर किचन के अंदर क्लीनलीनेस नहीं है तो ये मसला। तो जो फैक्ट्री है वो उसका लेआउट अच्छा होना चाहिए। तो जहां हम रॉ को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ऑपरेशंस। उसके बाद आ गया आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ये हो गया अब वेयरहाउस से लेकर कस्टमर तक चीज पहुंचाना। अक्सर चीजें होती हैं जो बनाई अच्छी जाती है, जिसमें आप कस्टमाइज केक बनवाते हो, तो बना तो बहुत अच्छा देंगे, लेकिन आप पैक कैसे करोगे? कस्टमर कैसे लेके जाएगा? अगर आपके पास बॉक्सेस ही नहीं उसको बंद करने के लिए, आपके पास फ्रिजेस ही नहीं उनको स्टोर करने के लिए, तो खड्डे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि अब आप कस्टमर तक इस चीज को सेफली कैसे पहुंचाओगे, कॉन्फिडेंशियली कैसे पहुंचाओगे। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एंड सेल्स। ये भी हमारी वैल्यू क्रिएशन में हेल्प करेगा। मार्केटिंग ये 4 P's वाला पार्ट है।
एंड लास्टली आफ्टर सेल सर्विस। हायर ये बड़ा अच्छा काम करता है। अक्सर एसीज बड़े अच्छे होते हैं, इंस्टॉल कौन करेगा? तो जिस जगह से आपने खरीदा वो बोलेगा आपकी गाड़ी में रखवा दो या लोडर में भिजवा दो। मैंने आपके घर पे जाके वो एसी छोड़ दिया, इनर आउटर किट के साथ छोड़ दिया, हो गया। अब आप लगाओगे किससे? अब आप कोई लोकल इंस्टॉलेशन का मैकेनिक बुलाते हो, वो इंस्टॉल करने में उसकी गैस लीक मार देता है, कनेक्शन उल्टे कर देता है और आपका एसी चलता नहीं, या फौरन से उसकी कूलिंग खत्म हो जाती है। आप कंप्लेंट किससे करोगे? जिससे आपने एसी खरीदा, आप जाके कंपनी को कंप्लेंट करोगे, तो कंपनी परेशान है, एसी तो हमारा सही था, कि कैसे कंप्लेंट आ गई? अब अगर वो आपको कहता है कि आपने लगाया किससे, वो तो आपसे 1500-2000 रुपए लेके भाग गया। और अक्सर ये आउटर किसी ऐसी खतरनाक जगह पे लगा देते हैं जहां पे वो कंपनी वाले मना करते हैं, सर हम यहां थोड़ी चढ़ेंगे, हमें कंपनी अलाउ ही नहीं करेंगे, गिर के। हायर कहता है फ्री इंस्टॉलेशन। एसी खरीदोगे भी हमसे, आप सिर्फ उस दुकानदार को बताना लोकेशन क्या है, मोबाइल नंबर देके जाना, हमारा बंदा, आप घर पहुंचो, आधे घंटे में आपके पीछे वो जो इंस्टॉल करने आएंगे वो भी हायर कंपनी की तरफ से आएंगे। इसी तरीके से क्या होता है, जो पुराने यूपीएस होते थे ना, जो हाथ के बनते थे यूपीएस, वो वोल्टेज को 270 एम्पीयर 270 वोल्ट पे लेके चले जाते थे और ओवर चार्जिंग की वजह से बैटरी फूल जाती थी। तो 6 महीने के अंदर अगर आपकी बैटरी खराब हो गई, आपने तो जाके एजीएस के मुंह पे मारनी है। अब कंपनी परेशान की बैटरी क्यों खराब हो रही है? आप कह रहे चोरी कर रहा है यूपीएस और सजा मिल रही है बैटरी को। तो वो फिर क्या करते हैं, कुछ एसओपीस रखते हैं कि साइनोवेव का यूपीएस होना चाहिए, उसके अलावा कोई यूपीएस होगा तो बैटरी की जवाबदारी नहीं। कहने का मकसद है कि कंपनी को जब पता है कि इस जगह पे मैं फजूल में जाके मार खाऊंगा, तो वो क्या करते हैं कि कहते हैं इंस्टॉलेशन भी हम करके देंगे, और अगर बाद में आपको सर्विस करवानी हो वो भी आप हमसे करवा लीजिएगा। तो जब आप सुजुकी की गाड़ी खरीदोगे तो आपको उसकी मेंटेनेंस, आप उसका ऑयल चेंज, वो कहेंगे वो भी आप हमारी तरफ से करवाना। हम 3S सर्विस, 3S डीलरशिप है, सेल्स भी करते हैं, स्पेयर पार्ट्स भी देते हैं और सर्विस भी हम करते हैं। जब हमारी गाड़ी को हम लुक आफ्टर करेंगे ना, तो उसके खराब होने के चांसेस, अगर आप किसी लोकल मैकेनिक के पास चले गए तो वारंटी वॉइड। अगर आपने ऑयल चेंज करवा दिया किसी लोकल मैकेनिक से, फिर मुझे मत बोलना। तो ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज हैं जहां पे आपने वैल्यू ऐड करनी है। आई कैन रिमेंबर, मैं एक बार मिर्ची 360 एक रेस्टोरेंट पे गया, फ्रीक्वेंटली जाता, चिकन मायो गार्लिक रोल फेमस है, हमने तो खा दिया। मेरी बेटी ने कहा कि मैं भी खाऊंगी, उसके लिए भी मंगा लिया। उसने पहला बाइट लेते बोला स्मेल नहीं है। नहीं स्मेल नहीं, हमने तो खाया। कैसे नहीं स्मेल? स्मेल है दो। जैसे मैंने कहा यार तो चूहे मरे हुए की स्मेल है। मैं गुस्से में भागा सीधा किचन की तरफ। मैं मैनेजर कौन है? तो मैनेजर साहब बैठे हुए थे, बड़ा साहब हुक्म करके मैं खा के देखो। तो सर मसला क्या? मैं कहा नहीं खाओ। सर मसला बताया, उसने सूंघा, फौरन से किचन में भागा। अब मैं करीबन कोई 2-2.5 हज़ार रुपए का सामान खा चुका था, बर्गर्स और रोल्स वगैरह, दोस्त थे। उसने कहा कि सर रियली सॉरी, ये में टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था क्योंकि यही महीने कोई गर्मी के महीने थे। बोला चिकन स्मेल मार गई, जो रॉ थी ना वो स्मेल कर गई। और अच्छा हुआ आपने मुझे बताया, मैंने वो फेंकवा दी, डिस्कार्ड करवा दी। अभी मैं आपको फ्रेश बनवा के देता हूँ। चलो ठीक है बेचारा, सपोर्ट कर। उसने मुझे फ्रेश मायो गार्लिक रोल बना के दिया, मैंने भी बेटी को खिला दिया। फिर बड़ा सब कॉम्प्लीमेंट्री कुछ में मैंने मना कर दिया। फिर भी वो आइसक्रीम लेके आ गया कुछ, ठीक है। वेटर को बुलाया, बिल, मैनेजर फिर भागता हुआ आ गया, बड़ा साहब आपसे बिल नहीं लिया। मैं कहा चलो जो चीजें खराब थी उनको छोड़ो, जो चीजें हमने खाई हैं, बोला सर हमसे 1 रुपए का बिल नहीं लेंगे। और आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया, नहीं तो हमारे लिए बड़ा नुकसान हो जाता। कोई 22-25 रुपए का बिल था, वेटर तो ला रहा था,
मैं दे रहा था, मैनेजर का सब लेंगे ही नहीं, ही वेव्ड ऑफ। तो कम से कम मैं पॉजिटिव हो गया और नेक्स्ट टाइम मैंने फिर रिपीट भी किया। तो अब उसकी खराबी कहां हुई कि उसने जो चिकन मंगवा के रखी थी या मैरिनेट करके रखी थी, उसको किसी प्रॉपर टेम्परेचर एनवायरनमेंट में नहीं रखी थी। तो जब रॉ ही खराब हो गया तो फिनिश प्रोडक्ट तो खराब होगा ही ना। तो पोर्टर ने इस बात को हाईलाइट किया कि अगर आपकी कंपनी वैल्यू क्रिएट करना चाहती है तो आपने 5 एक्टिविटीज हैं प्राइमरी और 4 एक्टिविटीज हैं सपोर्ट। ये इन 9 की 9 एक्टिविटीज में जब आप अपनी वैल्यू ऐड करोगे तो यू विल अचीव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एंड यू नीड टू मेमोराइज ऑल दिस 9। आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में आपको फिर